नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। बड़ा सवाल में आज सबसे पहला सवाल दरअसल ये है कि लोकसभा चुनाव 2024 अब सिर पर है, लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार महागठबंधन में सीटों के तालमेल को लेकर अब तक कोई भी नतीजा नहीं निकला है, यानी कि कंफ्यूजन की स्थिति अब तक बरकरार है। हालांकि महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत का दौर शुरू हो गया है और इसी कड़ी में रविवार को कांग्रेस और आरजेडी के बीच बातचीत दिल्ली में शुरू हुई और आरजेडी की तरफ से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने उस बैठक में शिरकत की और जो जानकारी सामने आई है कि कांग्रेस की तरफ से आरजेडी के सामने सीटों की मांग रख दी गई है और कांग्रेस ने 10 सीटों की मांग की है आरजेडी से, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि उन 10 सीटों पर वो मजबूत है, वहां पर वो जीत हासिल कर सकती है और इसीलिए कांग्रेस ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की पार्टी के सामने 10 सीटों की मांग रख दी है और अब लालू को उस पर फैसला करना है कि कांग्रेस को 10 सीटें दी जाए या फिर कुछ घटाकर उनको सीटें दी जा सकती है। हालांकि अगर 10 की संख्या मांग की गई है कांग्रेस की तरफ से तो ये अधिकतम संख्या जो है वही माना जाएगा। हो सकता है आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस और आरजेडी के बीच में निगोशिएशंस होता है तो कांग्रेस कुछ कम सीटों पर भी जो है वो मान सकती है। वहीं दूसरी तरफ सोमवार को जेडीयू ने भी आरजेडी के ऊपर दबाव की राजनीति करना शुरू कर दिया और जेडीयू के तरफ से बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी विजेंद्र यादव ने मांग कर दी कि जनता दल यूनाइटेड के, क्योंकि इस वक्त 16 सिटिंग सांसद हैं, इसीलिए 16 सीटों पर तो उसका दावा बनता ही बनता है, उससे कम पर जेडीयू मानने वाली नहीं है। और उसके बाद तीसरी जो खबर आ रही है वो लेफ्ट पार्टियों की तरफ से आ रही है कि लेफ्ट पार्टियों ने भी 6 सीटों पर दावेदारी ठोक दी है कि 6 सीटों पर तो उनको चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाना ही चाहिए। और अगर कांग्रेस और जेडीयू और लेफ्ट पार्टीज लगातार सीटों की मांग करते जा रहे हैं तो इससे टेंशन किसके बढ़ने वाली है? टेंशन बढ़ने वाली है दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की, क्योंकि जो सीटों का बंटवारा है मुख्य तौर पर वो आरजेडी को ही करना है, क्योंकि आरजेडी इस बिहार महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है। और अगर कांग्रेस और लेफ्ट का अलायंस भी अगर आप देखें तो कांग्रेस और लेफ्ट का अलायंस दरअसल आरजेडी के साथ है, जेडीयू के साथ नहीं। ऊपरी तौर पर जेडीयू भी महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस को जो टिकट दी जानी है या फिर लेफ्ट पार्टियों को जो टिकट दिया जाना है वो आरजेडी को ही अपने कोटा से देना पड़ेगा। तो जिस तरीके से मांग इस वक्त जेडीयू ने रख दी है, लेफ्ट पार्टियों ने रखी है और कांग्रेस ने भी रखी है, उससे लालू की टेंशन बढ़ने वाली है। क्योंकि अगर आप संख्या के आधार को देखें तो जेडीयू ने 16 सीटों की मांग कर दी है, लेफ्ट पार्टियों ने 6 सीटों की मांग की है और कांग्रेस की तरफ से 10 सीटों की मांग की गई है आरजेडी से। यानी ये आंकड़ा अगर आप जोड़ देते हैं तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है 16 + 6 लेफ्ट का, ये आपको 22 और 10 कांग्रेस यानी 32 सीटों पर जो है घटक दलों ने दावेदारी ठोक दी है। और अगर 32 सीटों पर 40 में से अगर 32 सीटों पर दावेदारी घटक दलों ने ठोक दी है तो क्या आरजेडी केवल 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? ये बड़ा सवाल है। देखिए, बिहार गठबंधन में इस वक्त बातचीत तो शुरू हो चुकी है, लेकिन यहां कोशिश दरअसल तमाम जो दल हैं वो इस बात की कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रेशर टैक्टिक्स का अपनाया जा सके, दबाव की राजनीति अपनाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा सीटें जो हैं वो ली जा सके ताकि वो ज्यादा सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़े। और इस वक्त अब आरजेडी को तय करना है कि वो खासकर जेडीयू को कितना सीट देने के लिए तैयार है, क्योंकि देखिए जैसा कि हम बता रहे थे कि कांग्रेस और लेफ्ट को जो टिकट्स दिए जाने हैं वो आरजेडी को ही देना है। ऐसे में लालू को फैसला करना होगा कि पहले बंटवारा होना चाहिए जेडीयू और आरजेडी के बीच में और उसके बाद ही आरजेडी अपने कोटे से कांग्रेस और लेफ्ट को जो है वो टिकट देंगी। लेकिन बिहार महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अब टेंशन का दौर शुरू हो गया है और अब आरजेडी पे दबाव की राजनीति
तमाम दलों ने बनानी शुरू कर दी है। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या लालू प्रसाद क्या करने वाले हैं? क्या वो जेडीयू की बात मानेंगे? क्या नीतीश कुमार को 16 सीटें वो देंगे? क्या जेडीयू को 16 सीटें दी जाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है। 22 जनवरी को अयोध्या में विराट राम मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले बिहार में जिस तरीके से नेताओं की जुबान बेलगाम हो चुकी है, उसको लेकर आज का दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या आरजेडी राम मंदिर को लेकर घबरा गई है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक आरजेडी नेताओं और मंत्रियों के बयान आ रहे हैं राम मंदिर को लेकर, उससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं और सवाल खड़ा होता है कि क्या आरजेडी राम मंदिर को लेकर इस वक्त घबराई हुई है? और क्या आरजेडी को ऐसा लगता है कि राम मंदिर का उद्घाटन के बाद बिहार में बीजेपी को इसका जबरदस्त फायदा मिल सकता है? क्योंकि अगर हम पिछले 24 से 48 घंटों में देखें तो ऐसे ऐसे बयान आए हैं आरजेडी के मंत्रियों के तरफ से, विधायकों के तरफ से, जिसके बाद जेडीयू ने भी जो है ऐसे बयानों से किनारा कर लिया है। और जेडीयू ने भी कहा है कि इस तरीके की बयानबाजी धर्म को लेकर नहीं दी जानी चाहिए। और सबकी शुरुआत दरअसल अजय यादव ने अभी फिलहाल की है। अजय यादव जो कि अत्री से आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने एक सनसनीखेज बयान दिया जहां पर उन्होंने दावा किया कि जो लोग 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं उन पर बम ब्लास्ट कराया जा सकता है। और बीजेपी इसका आरोप जो है दरअसल पाकिस्तान पर डाल देगी और फिर पोलराइजेशन की राजनीति की जाएगी और फिर बीजेपी चाहेगी कि इसका फायदा उसे मिल सके। यानी कि कहीं ना कहीं अजय यादव ने ये बताने की कोशिश की है कि इस बात की संभावना उनको लगती है, या फिर कहें इस बात की उन्हें आशंका नजर आती है कि 22 जनवरी के कार्यक्रम में जब लोग उस कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे होंगे तो अजय यादव को आशंका है कि बॉम्ब ब्लास्ट कराया जा सकता है उन पर बीजेपी के तरफ से, और इसीलिए इसको लेकर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। दूसरा बयान शिक्षा मंत्री जो कि चंद्रशेखर हैं, आरजेडी कोटे से ही हैं, और इनकी तो एक लंबी चौड़ी फेरिस्त है धर्म को लेकर विवादित बयान देने की। और उन्होंने ही जो उनके पार्टी के विधायक हैं फतेह बहादुर, उन्होंने जो बयान दिया था अभी कुछ दिन पहले, उसी का समर्थन करते हुए फिर एक बार कहा है कि मंदिर दरअसल गुलामी का रास्ता है। इसको लेकर पहले भी विवाद हो चुका है जब फतेह बहादुर ने ये इस तरीके का बयान दिया था, और अब फतेह बहादुर के ही बयान का समर्थन चंद्रशेखर ने भी एक कार्यक्रम में किया सासाराम में, जहां पर उन्होंने कहा कि फतेह बहादुर ने कोई गलत बात नहीं की है और मंदिर जो है वो मानसिक गुलामी का रास्ता है, और अगर शिक्षा जो है वो प्रकाश की ओर आपको ले जाती है। ये एक और विवादित बयान जिसको लेकर विवाद हुआ बिहार की राजनीति में। और तीसरा भी जो विवादित बयान दिया गया वो आरजेडी कोटे के ही मंत्री अनीता देवी के तरफ से दिया गया, जहां पर उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर कि प्राण प्रतिष्ठा के अक्षत वितरण जो कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में, दरअसल ये कार्यक्रम जो है गरीबों का शोषण करने के लिए है। इस तरीके का आरोप आरजेडी कोटे की मंत्री अनीता देवी ने लगाए हैं। और इसके बाद लगातार बिहार में राजनीति जो है वो राम मंदिर को लेकर इस वक्त गरमाई हुई है। हालांकि आरजेडी के तरफ से कुछ नेताओं ने सामने आकर पार्टी का बचाव करने की कोशिश की। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो भी विवादित बयान दिए जा रहे हैं वो पार्टी का स्टैंड नहीं है। जैसे कि भाई बीरेंद्र जो कि पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने भी एक तरीके से कहा कि आरजेडी का ऐसे बयानों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने निजी बयान बताया, लेकिन बात दरअसल ये है कि बीजेपी लगातार हमलावर अब है आरजेडी के ऊपर ऐसे बयानों को लेकर। और लंबी चौड़ी फेरिस्त है, कई नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने आरजेडी के ऊपर हमला किया है और सवाल खड़े किए हैं कि आखिर क्यों लगातार आरजेडी कोटे के ही मंत्री जो हैं वो धर्म को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, राम मंदिर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की पार्टी को ऐसा लगता है कि राम मंदिर से, उसके उद्घाटन से बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है, और इसीलिए आरजेडी इस वक्त
विचलित है, बौखलाई हुई है और इसीलिए इस तरीके के बयान लगातार राम मंदिर और धर्म को लेकर जो है विवादित बयान दिए जा रहे हैं। ये ही है आज का दरअसल दूसरा बड़ा सवाल। आज का तीसरा बड़ा सवाल दरअसल इंडी गठबंधन को ही लेकर है, जिसमें अब तक तय नहीं हो पाया है कि आखिर इस गठबंधन का संयोजक बनेगा कौन। क्या नीतीश कुमार इस गठबंधन के संयोजक बनेंगे? लगातार जेडीयू की तरफ से इस तरीके की मांग उठ रही है, लेकिन जिस तरीके का ठंडा रिस्पॉन्स कांग्रेस की तरफ से आया है उसके बाद तो सवाल खड़े हो रहे हैं जेडीयू की तरफ से कि आखिर ये इंडी गठबंधन चलेगा भी तो आखिर कितने दिन चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने नीतीश कुमार के संयोजक बनने के सवाल पर प्रतिक्रिया दी है वो जेडीयू को बिल्कुल भी नहीं भा रहा है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को यानी कि संयोजक कौन बनेगा इस मामले को लेकर कहा कि ये तो केबीसी का सवाल बन चुका है, संयोजक कौन बनेगा, और इस पर जो फैसला है वो 10-15 दिनों के बाद लिया जाएगा। यानी 10-15 दिनों के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया और इसके बाद ही जेडीयू के तरफ से बयान आया और उन्होंने साफ कहा कि ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस दिलचस्पी दिखा रही है गठबंधन को चलाने में, क्योंकि देखिए कांग्रेस जो है सबसे बड़ी पार्टी है इंडी गठबंधन में और केसी त्यागी जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी हैं, उन्होंने बयान दे दिया है कि इस वक्त इंडिया गठबंधन कंफ्यूज्ड है, उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। और जो उन्होंने बताया है कि समय बीतता जा रहा है और समय बीतता जा रहा है यानी कि अभी तक सीट शेयरिंग पर इंडी गठबंधन में कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई है। हालांकि कुछ बातचीत का दौर शुरू हुआ है लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा सामने निकल कर नहीं आया है और इसीलिए समय जो है वो निकलता जा रहा है और ऐसे में देर न हो जाए उसी बात का जिक्र केसी त्यागी भी कर रहे हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें यानी ये जो इंडी गठबंधन है, इस इंडी गठबंधन में कांग्रेस ने एकला चलो की रणनीति पर ऐसा लगता है काम करना शुरू कर दिया है। ये बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या कांग्रेस नहीं चाहती है कि जो साथी दल हैं उनको साथ लेकर चला जाए? कांग्रेस ने अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने की बात कही है और इसी को लेकर अब जेडीयू की तरफ से सवाल उठाया गया है कि भाई कोई भी पार्टी इस मौके पर जब वो अब इंडी गठबंधन का हिस्सा है तो कोई अपना अकेला कार्यक्रम कैसे चला सकती है। इस वक्त सभी को चाहिए कि कोई भी कार्यक्रम अगर शुरू किया जा रहा है तो वो इंडी गठबंधन के बैनर तले ही वो शुरू होना चाहिए और अगर कोई यात्रा निकाली भी जा रही है तो उसमें भी इंडी गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं को उसमें शिरकत करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने एकला चलो की रणनीति अपनाते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत का ऐलान कर दिया है जिसमें राहुल गांधी शिरकत करेंगे और इस बार मुख्य तौर पर पूर्वी भारत से शुरुआत होकर ये पश्चिमी भारत तक जो है यात्रा उनकी चलेगी और इसी को लेकर जेडीयू को ये बात नहीं भा रहा है कि क्यों आखिर कांग्रेस अकेले जो है वो अपना कार्यक्रम नीति निर्धारण उसका कर रही है और इसीलिए केसी त्यागी ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि इंडी गठबंधन इस वक्त कंफ्यूज्ड नजर आ रहा है और समय निकलता जा रहा है। और देखिए नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की लगातार चर्चा भी चल रही है, मांग भी उठ रही है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में फिलहाल डाल दिया गया है और ये कहा गया है कि अगली मीटिंग जल्द होगी यानी कि 5वीं मीटिंग जल्द होगी, उसमें कोई फैसला लिया जा सकता है। उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई इंडी गठबंधन कंफ्यूज्ड है? क्या वाकई एक तरफ जहां बीजेपी चुनावों की तैयारी में पूरी तरीके से लग चुकी है वहां पर अभी तक इंडी गठबंधन में सीटों का बंटवारा तक नहीं हुआ है? क्या पॉलिसीज होंगी, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, कब प्रचार होगा, कौन प्रचार करेगा, कौन कौन स्टार कैंपेनर्स होंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है और इसीलिए जेडीयू ने अपनी तरीके से कांग्रेस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या ये नीतीश कुमार की पार्टी के तरफ से केवल कांग्रेस पर दबाव बनाने की राजनीति है या फिर नीतीश कुमार बहुत जल्द कोई फैसला लेने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार इस
इंडी गठबंधन में अपने आप को साइडलाइन महसूस कर रहे हैं, उनकी बात नहीं मानी जा रही है, उनसे कुछ पूछा नहीं जा रहा है। इस तरीके के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं और इसीलिए इस कयास को जो है वो हवा मिलती है कि क्या नीतीश कुमार ऐसी बातें इसीलिए अपने पार्टी के नेताओं से बुलवा रहे हैं या कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई एक सेफ पैसेज चाहिए इंडी गठबंधन से निकलने के लिए, और क्या वापस वो एनडीए में आ सकते हैं। इस तरीके के बातें, इस तरीके की चर्चा जो है बिहार की राजनीति में इस वक्त चल रही है और यही बड़ा सवाल है कि कांग्रेस पर दबाव बनाकर नीतीश कुमार वाकई संयोजक बनना चाहते हैं या फिर वो इंडी गठबंधन से बाहर निकलने का एक सेफ रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के साथ आप लगातार देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।